स्टूडेंट्स, आदर्श वाले केंद्र प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब अपन पढ़ रहे थे गद्य खंड आरोह में, जिसमें अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। पांचवा जो अपना चैप्टर था विष्णु खरे द्वारा रचित है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है विष्णु खरे, और इनके द्वारा रचित जो अपना पाठ है जिसका नाम था चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन चार्ली चैपलिन जो है, चार्ली चैपलिन जो है इसका अर्थ दिया है यानी हम सब। तो ये आपके चैप्टर का नाम है चार्ली चैपलिन, जिसका अर्थ है हम सब। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, चार्ली के बारे में आपका चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी मूल फिल्में बनाई और उन फिल्मों की खास बात रही हास्य और करुण का सामंजस्य। दोनों चीज़ों को एक साथ उन्होंने दिखाया और बताया। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो दिखाई जाती है कि किस प्रकार से एक मुसीबत में फंसते हैं, दूसरी से निकलते हैं, किस प्रकार से एक कार्य करते हैं दूसरे कार्य को में दोबारा आ जाते हैं, और उनका जो जीवन है वो कैसा था। उनके माता जो पिता द्वारा छोड़ी गई थी, गरीब थे, माता पागल हो गई थी, नानी के साथ वो रहे थे, मोटर जीवन उन्होंने जिया था। सामंतों और जो पूंजीपति वर्ग में उनके द्वारा उन पर बहुत अच्छे सामंतों और पूंजीवादी जो लोग हैं उनके द्वारा उनका निरादर किया गया था, उन्हें धुतकारा गया था। और यहूदी वंशी जो है इनके पिता थे, नानी जो थी इनकी वो जिप्सी वर्ग की थी, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते हैं, कला सिद्धांत को जन्म देती है। यानी अगर अपन देखें तो पहले कला आती है कि सिद्धांत आती है? पहले कला आएगी, और जब कला आएगी उसके बाद में उसके लिए सिद्धांत बनेंगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि भावना और बुद्धि इन दोनों में से उन्होंने भावना को महत्व दिया है और भावना को ही उन्होंने चुना। और इस चीज़ का जो प्रभाव है बचपन में उन पर पड़ा, उसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, जिसमें बताया है कि इन दोनों उदाहरणों का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर आया, जिसके कारण उनमें एक तो हास्य और करुण का सामंजस्य हुआ और स्नेह करुणा मानवता जैसे गुण उनमें पनप पाए थे। अब जो है पेज नंबर 122 जो है इसके अपन पढ़ेंगे, जिसमें आगे ये भारतीय कला के बारे में बताएंगे। तो पेज नंबर 122 में लास्ट का जो पैराग्राफ है यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। अब जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि रस क्या होते हैं, तो रस होते हैं हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव। रस कई जने क्या कहेंगे, रस कहेंगे और वो गन्ने का रस, वो आम का रस, ऐसा नहीं है। ये रस है अपने मन के रस, अपने मन में उठने वाले भाव। जैसे अपन दुखी हैं तब हमारे मन में करुण रस आएगा, अपन खुश हैं तो हमारे में उत्साह जो है वो आएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो श्रृंगार आएगा, और श्रृंगार में भी अगर हम किसी से बिछुड़ते हैं, जैसे गोपियों का उदाहरण आया था, श्री कृष्ण जी उनसे दूर हुए थे तो उस समय तो वहाँ श्रृंगार रस था और श्रृंगार में भी वियोग था। और अगर प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो इस प्रकार से वो राजा है युद्ध के मैदान में जाता है, वहाँ वीर रस होता है, तो वीरता के साथ वो युद्ध करता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति रस होता है। और जैसे कि माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो इस प्रकार से आपके हिंदी में काव्य शास्त्र में 11 रसों को स्थान दिया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। 11 रस, प्रारंभ में ये रस 9 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अब भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है, उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठ भी माना गया है। यानी एक रस तो हो ही सकता है किसी भी चीज़ में, किसी भी कला में, किसी में भी,
लेकिन एक साथ एक से अधिक रसों का पाया जाना एक दुर्लभ संयोग है, श्रेष्ठकर है। जैसे कि आपने चार्ली चैपलिन की रचना में दिया है कि उन्होंने क्या किया है, करुण और हास्य, दुख, शोक और आपका मनोरंजन, हास्य, हंसना, इन दोनों रसों का समावेश उनकी रचना में मिलता है। जीवन में हर्ष और विषाद, हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख आते रहते हैं। यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। ये सबको पता है इस संसार में कि सुख और दुख जो है एक साथ आते जाते रहते हैं। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना, करुणा का यानी शोक का, कोई ऐसी स्थिति चल रही है जहाँ बहुत दुख है और वह स्थिति जो है उसी समय वहाँ हास्य आ जाता है, खुशी, मजाक हो जाना में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। तो हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनमें ये चीज नहीं मिलती है कि एक से अधिक रस पाए जाए, एक जगह एक ही रस बताया जाता है, आता है। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य रस है वह दूसरों पर, अब हास्य रस जो है एक ऐसा उदाहरण है जिसमें क्या होता है, हम दूसरे पे तो हंस सकते लेकिन स्वयं को हंसी आई, ऐसा सिर्फ जो है चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ही देखने को मिलता है। हास्य है वह दूसरों पर और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है दूसरों के लिए। जो करुणा है वह अक्सर सत व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक, विदूषक किसको कहेंगे, हंसी मजाक करने वाले को विदूषक कहते हैं, वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, यानी राज व्यक्ति जो होते हैं उनसे वो हंसी मजाक करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य इसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। यानी अपने ऊपर हंसने, और जब अपन अपने ऊपर, ये जो चार्ली है जब अपने ऊपर हंसते हैं उन्हें देख करके सामने वाला भी अपने आप हंसता है, ऐसी स्थिति जो है हमारे भारतीय साहित्य में नजर नहीं आती है। भारतीय विदूषक, विदूषक यानी चाहे कितनी भी मजाक करने वाला, कॉमेडी करने वाला क्यों ना हो, उसमें नजर नहीं आती है। इसलिए भारत में चैपलिन को इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। यानी उन्होंने क्या प्रभाव डाला भारतीय जनमानस पर, जनता पर, इसका मूल्यांकन अभी तक नहीं है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य, कब शोक दुख हंसी में बदल जाएगा, कब हंसी जो है वो हास्य में करुण में बदल जाएगी, नहीं पता, परिवर्तित हो जाएगी। इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन यानी फिनोमेनन का अर्थ तथ्य को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। भारतीयों ने भी उस तथ्य को स्वीकार किया। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंततः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। यानी विदेशी व्यक्ति को भारतीय कला ने इस तरीके से अपनाया कि वो एकदम वही का होकर के दिखने लगता है और कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करता है। यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो कला वो सभी जन के लिए है, सार्वजनिक, जो सभी का हो, सभी के लिए। किसी भी समाज में इन्हीं गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यानी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार कहकर तो ताना दिया जाता है और चार्ली या जॉनी वॉकर कहकर के उन्हें महत्व दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउनर, जोकर या साइड किक है। यानी स्वयं ईश्वर ने जो है व्यक्ति को ऐसा बनाया है, नियति ने, कि कभी वो मजाक बनता है, कभी क्लाउन बनता है, कभी जोकर बनता है
और कभी साइड किक जो जोर से लगते हैं। यह एक कारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पूर्व था, यानी वो भी उनसे जुड़े हुए थे। और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। गांधी और नेहरू दोनों व्यक्ति चाहते थे कि वो चार्ली के संपर्क में रहे, उनके सानिध्य में रहे। चार्ली की नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ एक प्रेम का शब्दानुवाद ही नहीं था, यानी चार्ली जो है उसका अभारतीय यानी भारतीयकरण हुआ। भारत के जो नायक हैं, आपके हीरो हैं, उन्होंने क्या करा कि उनके देखा देखी फिल्में बनाई, कार्य किया। तो राज कपूर जो है उन्होंने चार्ली की फिल्म थी दी ट्रेन, उसके नाम पर उन्होंने उसका अनुवाद करके आवारा सिर्फ बनाई और इस कार्य यह साहसिक कार्य जो है वो किया। ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। चार्ली विदेशी थे, अब आपके राज कपूर है वो भारतीय थे, तो उन्होंने चार्ली का अनुसरण करके सारे वैसी की वैसी फिल्में बनाई। तो इस प्रकार से चार्ली का क्या हुआ, भारतीयकरण हो गया, यानी उन्हें भारतीय रूप दे दिया गया। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। लोगों ने उनको आरोप भी लगाया कि आप चार्ली चैपलिन की नकल कर रहे हो, लेकिन उन चीज़ों की उन्होंने परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 की पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। यानी इससे पहले जो है राज कपूर वाली जो फिल्में आई हैं, इनमें ही ये परंपरा है कि व्यक्ति जो है स्वयं पर हंसे और सामने वाला भी उससे हंसे। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर प्रेमनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। तब राज कपूर जो है वो चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे, यानी उन्हीं के रूप में अवतरित हो रहे थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके कार्य कर रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, ये फिल्में जो है दिलीप कुमार ने बनाई। देव आनंद ने मोटो 11, फ्रंटपुश, 3 देवियां फिल्में बनाई। शम्मी कपूर और अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर, एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप में से चैपलिन का कट स्वीकार कर चुके हैं, यानी उनका अनुसरण करते हुए इन सभी ने फिल्में बनाई। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्यास्पद दोनों था। यानी इतना बड़ा ये जो उदाहरण इसमें दिया गया है कि बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं, दिवंगत यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके, हवा में तीर चलाते रहे। यानी अर्जुन जो बहुत बड़े धनुर्धर थे, लेकिन बुढ़ापे के कारण जो है उनकी जो तीर है उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। इस दृश्य को देख करके तरुण तो इसलिए था कि वो उनकी पत्नी को बचा नहीं पा रहे थे। हास्योत्पादक क्यों था? क्योंकि उनके जो इतना बड़ा धनुर्धर है, उनके तीरों के जो निशाने वो चोट रहे थे। दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रास दिखाकर स्वीकार की गई है, यानी कि वो उसे बचा नहीं सके। करुण जो है वही इसमें अपनाया गया, दुखी जो है वो अपनाया गया। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ू से पीटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ऐसी फजीहतें याद आती हैं। यानी आज भी वो दृश्य दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो है वो चार्ली ही दिखाई देता है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिल्में होती थी वो मूक होती थी, बोलने वाली फिल्में नहीं होती थी, सिर्फ गूंगी फिल्में हुआ करती थी, मूक फिल्में हुआ करती थी। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा, यानी मानवता के जो गुण होते हैं उनसे जुड़ना पड़ा। सवाब चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए। सवाब जहाँ बोलती हुई फिल्में आई, चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, कॉमेडियन है मजाक करने वाले, लेकिन वे चैंपियन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, इसकी पड़ताल अभी होने को है कि उसकी सार्वभौमिकता पूरी तरह से वहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, और इसकी जांच होना भी बाकी है।
चार्ली का चीर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं, यानी उनके आसपास जो भी चीजें अड़ंगे, हलनाएं, कुछ औरतें आदि रहते हैं वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैंपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली में हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। चैपलिन जो है वो प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानने बूझने, हास्यास्पद न डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। यानी हमारा जो भारतीय समाज है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि व्यक्ति स्वयं पर ही हंसे, बल्कि दूसरा भी उन पर हंसता है तो उसे बुरा लगता है। सिर्फ एक होली का त्योहार ऐसा आता है जिसमें व्यक्ति स्वयं पर या दूसरों पर हंस सकता है, लेकिन वहाँ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है। गाँवों और लोक संस्कृति में तब भी वे शायद हो, यानी ये जो संस्कृति हो गाँव में अभी भी हो, नागर सभ्यता में नगरों में तो वह थी। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। यानी चैपलिन का भारत में महत्व क्या है कि अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर जैसे अंग्रेज क्या करते थे भारत में आकर के उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, शोषण करते थे, तो ऐसे लोगों पर, पूंजीपति हैं, आपके साम्राज्यवादी लोग हैं, इनके ऊपर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, यहाँ देखिए चार्ली सबसे ज्यादा कब हंसता है जब स्वयं को गर्वोन्मत्त यानी स्वयं पर गर्व करता है, आत्मविश्वास से लबरेज भरा रहता है, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वज्राधिपी यानी वज्र से भी कठोर, वज्राधिपी कठोराणी यानी वज्र से भी कठोर, सबसे शक्तिशाली जो हथियार है वो आपका वज्र माना गया है, जो महर्षि दत्त जी की लड़ू से बनाया गया है, उसके समान कठोर अथवा मृदुनी कुसुमावती तो फूल के समान कोमल क्षण में भी दिखलाता है। तब वह इसलिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसे खुशबू उठेगी। जैसे कि कोई गुब्बारा फूलता है और उसमें अगर सुई चुभा दी जाती है तो खुश हो जाता है, उसी के समान जब वो किसी ऐसे व्यक्ति का जो पूंजीवादी है, साम्राज्यवादी है, वो है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हंसता है। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली की पीढ़ी ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूर्य क्षणों में हम कलेवे और पलायन के शिकार हो सकते हैं, कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। और ये देखिए यहाँ पर कि हम सब चार्ली हैं, चार्ली है वास्तविक है, यथार्थ, सुपरमैन नहीं। सुपरमैन क्या है? काल्पनिक। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली होना है प्रसन्न होना, खुश होना। तो इस प्रकार से चार्ली चैपलिन जो पार्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आपने पढ़ी होंगी और समझा होगा कि कहाँ पर चार्ली जो है क्या दिखाना चाहता है, भारत में उसका कितना उपयोग हुआ है, कितना लोगों ने इसे अपनाया है, विदेशी होते हुए भी लोग उसे अपना मानते हैं, सर्वजन अपना मानते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उसमें दिए गए हैं। अब है पाठ के साथ अभ्यास क्वेश्चन है आपके। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि
अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो 100 वर्ष चार्ली को हो चुके हैं ये लेखक ने जब लिखा था, 50 वर्षों तक और कहा जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा किया गया जो कार्य है पूरी तरह से अभी सफल नहीं हो पाया। लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं लेकिन उसे पूर्ण तरह से नहीं कर पाए हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी रील भी मिली हैं जिनको अभी तक नहीं चलाया गया है, तो उनसे जो है बहुत सारा मैटर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको जानने को मिलेगी। और आज भी उनपे जो है कहा जा रहा है आने वाले 50 वर्षों तक भी उनके ऊपर कार्य किया जाएगा। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो हम कहेंगे कि हाँ, इससे हम सहमत है। क्यों? लोकतांत्रिक, लोकतंत्र होता है जनता का जनता के लिए शासन, लोकतांत्रिक होगा जनता के लिए। तो उन्होंने जो भी फिल्में वगैरह बनाई वो सर्वजन के लिए, सभी समुदाय, सभी वर्गों, सभी के लिए की, और उसके लिए कोई वर्ण नहीं था स्पेशल कि इस जाति का, इस समुदाय का व्यक्ति उसे देख सकता है, और कोई वर्ग नहीं था, छोटे बड़े बूढ़े सब उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसमें कह सकते हैं कि चार्ली जो है उन्होंने अपनी जो फिल्में हैं उन सबको लोकतांत्रिक बनाया, सबके लिए बनाया, और वर्ण व्यवस्था को उन्होंने महत्व नहीं दिया बल्कि सभी के लिए उन्होंने कार्य किया, चाहे वो जाति धर्म हो चाहे आयु हो। प्रश्न संख्या 3, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है? तो आपने पढ़ा होगा, राज कपूर ने जो फिल्में बनाई है, तो ये ट्रेम का जो अनुवाद था राज कपूर के द्वारा, तो वहाँ लेखक ने क्या किया? चार्ली की नकल की, तो चार्ली को भारतीय बनाने का प्रयत्न किया, भारतीयकरण के उनके कार्य का अनुसरण किया। अब गांधी जी और नेहरू जी भी क्या चाहते थे कि चार्ली के सानिध्य में वो रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो चीज थी, खुद पर हंसना, हंसी, हास्य और करुण दोनों एक साथ होना, इन चीजों से वो प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठ माना और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ कई रस साथ साथ आए हैं? तो अपन ने जो आज स्टार्टिंग करी थी, जहाँ चैप्टर की पेज नंबर 122 पर, इसमें लास्ट जो पैराग्राफ दिया था इसमें बताया है कि भारतीय जो कलाकृतियाँ हैं उनमें श्रेष्ठ जो है वो रस को माना गया है। भारतीय जो रचनाएं हैं उनमें एक ही रस आता है, एक से अधिक रस जो है उनका उपयोग नहीं किया गया है, भारत में से परंपरा नहीं रही है। लेकिन फिर भी आपने महाभारत का जो उदाहरण उसमें दिया गया है कि अर्जुन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नियों को अर्जुन जो है नहीं बचा पाए, उन्होंने बाणों का प्रयोग किया, तीरों का प्रयोग किया, लेकिन उनका भी सही निशाना नहीं लगा, तो वहाँ हास्य और करुण दोनों रस आए, लेकिन महाभारत में सिर्फ जो करुण रस है उसी को अपनाया गया है। इस प्रकार के उदाहरण इसमें आए। प्रश्न संख्या 5, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? जीवन की जद्दोजहद यानी उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, समस्याएं, तो इसमें बताया गया है कि चार्ली की जो माता थी उन्हें उनके पिता के द्वारा छोड़ दिया गया था, परित्याग कर दिया गया था, और वो दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी, उससे काम करके और अपना गुजारा करती थी, गरीब थी, और पागलपन जो है वो भी उनमें आ गया था। इस प्रकार की जो समस्याएं उनसे चार्ली का जीवन उलझा हुआ था। साथ ही आपके सामंतवादी, समाजवादी, पूंजीवादी जो लोग हैं उनके द्वारा भी उन पर अत्याचार किया गया, लेकिन उन चीज़ों से उनके व्यक्तित्व में संपन्नता आई, उनका सामना उन्होंने किया, संघर्ष में जीवन जिया और भर करके एक महानायक के रूप में सामने। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुण और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि भारत में एक परंपरा रही है कि भारतीय जो कलाकृति है उसमें एक चीज़ ही एक बार में दिखाई जाती है, एक से अधिक चीज़ें जो हैं ऐसी निपुणता उनमें नहीं है कि एक से अधिक रसों का समावेश हो वो एक साथ कर सके। तो भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनमें वो शक्ति
सके। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? पेज नंबर 124 के लास्ट में दिया हुआ था कि जब वो क्या होगा, स्वयं पर गर्वोन्मत्त होगा, आत्मविश्वास से लबरेज होगा, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, यानी जो अपने आप को सफलता, सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि की प्रतिमूर्ति मानते हैं, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ है, जो वज्र से भी कठोर है, फूल से भी कोमल है, ऐसे क्षणों में दिखता है, तब ये समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चलता है कि सारी गरिमा सुई चुके गुब्बारे जैसे खुश उठेगी। यानी पूंजीपति जो लोग होते हैं उनके ऊपर हंस करके और उन्हें इस तरीके से दिखा करके ही चार्ली जो है खुश होता है। तो ये जो है 7 क्वेश्चन जो है पार्ट के 7 वाले, इनके उत्तर जो है मैंने आपको बता दिए हैं और आप इन्हें अपनी कॉपी में कर लेना। बीच में से 3 नंबर की जो संख्या वो गायब है, तो इसलिए प्रश्न तो आपके 7 ही बन रहे हैं। अब है पाठ के आसपास। आपके विचार से मूक और सर्वांग फिल्मों में से किसमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है? तो ये आप अच्छे से जानते हो कि मूक जो बोल नहीं पाती है, सवाल जिनमें कथन होते हैं, बोला जाता है, जो कि जैसे कि आज में जो चल रही है बोलने वालों को, तो अब जब व्यक्ति बोल नहीं पाएगा तो सिर्फ वो अपने क्रियाकलाप से कुछ दिखा सकता है, उसी से सामने वाले को समझा सकता है। तो जो मूक फिल्में हैं इनमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। सवाल फिल्मों में तो नायक जो है अपनी बात को कह करके भी स्पष्ट कर सकता है। ये प्रश्न जो है आपको करना है। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरों पर हंसते। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब आप अपने ऊपर हंसे हो, हास्य करुण में या करुण हास्य में बदल गई हो। तो ये जो है वो आप अपने अनुसार लिख देना, अगर आपको ऐसा कभी लगा हो या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो या आपने कभी ऐसा देखा हो, तो ये करना जरूर है आपको, क्योंकि काल्पनिक क्वेश्चन है। काल्पनिक क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न है, आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? तो हम जो है अपने आप को चार्ली में पाते हैं, क्योंकि चार्ली वास्तविकता है, यथार्थ है, जमीन पर है, जबकि सुपरमैन क्या है, सिर्फ स्वप्न मात्र है, जिसकी कल्पना भी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप जो है उसे हम नहीं दे सकते। क्योंकि चार्ली जो है वो अपनी फिल्मों में दिखाता है कि एक के बाद एक विपदा आती है तो उनसे निपटता चला जाता है, लेकिन सुपरमैन ने उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ दी थी और उनके माध्यम से उनका सामना करता है। तो इस प्रकार से हम क्या बनेंगे, चार्ली ही बनेंगे, चार्ली को ही अपने आप में देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है ये भी आपको करना है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों में चार्ली की छवि का किन किन रूपों में उपयोग किया है? कुछ फिल्में जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, मिस्टर इंडिया और विज्ञापनों जैसे चेरी ब्लॉसम को गौर से देखिए, कक्षा में चर्चा कीजिए। 4 वाला क्वेश्चन जो है आपको नहीं करना है। 5 वाला है, आजकल विवाह आदि उत्सव समारोह है एवं रेस्तरां में आज भी चार्ली चैपलिन का रूप धरे किसी व्यक्ति से आप अवश्य टकराइए, सोचकर बताइए कि बाजार में चार्ली चैपलिन का कैसा उपयोग किया है। ये प्रश्न आपको करना नहीं है, लेकिन आप लोग जब किसी भी समारोह वगैरह में जाते हैं, शादी वगैरह में अपन जाते हैं, तो वहाँ आजकल एक प्रचलन चल रहा है कि जोकर जो है वो वहाँ खड़ा रहता है, स्वागत वगैरह करता है, हंसी टिटोली करता है। तो इस प्रकार से आज भी जो है चार्ली का अनुकरण जो है किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 और 5 आपको नहीं करने हैं। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस हैं पार्ट के 7 वाले और पार्ट के आसपास वालों में 1, 2, 3 तक के प्रश्न जो आपको करने हैं। 10 प्रश्न जो हैं वो आपको इसमें करने हैं। अब है चार्ली की विशेषताएं। चार्ली की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है पॉइंट वाइज। चार्ली की विशेषताएं आपको पॉइंट वाइज करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है मैंने आपको कुछ एक अंडरलाइन करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था पॉइंट्स बना लेना उनको, क्योंकि उनके प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे पार्ट की स्टार्टिंग में पेज नंबर 121 पे आया था आपका कि चार्ली की जो फिल्में हैं
वो बुद्धि के स्थान पर भावनाओं पर टिकी हुई है। ये बात जो है आपको पॉइंट पे नोट करनी है। इसी के साथ जो है फिर आपको आगे कला और सिद्धांत वाली जो बात है ये आपको लिखनी है। फिर कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली शक्ति या भावना या उकसाने वाली बुद्धि, ये जो चीज़ है ये आपको लिखनी है। और इसी के साथ समय और भूगोल से काट कर देखते हैं किस प्रकार से। अब आपको इसमें प्रश्न बनाना है कि चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं कैसे। तो ये जो प्रश्न आपको लिखना है, चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं कैसे, इस चीज का उत्तर आपको लेना है। तो ये जो प्रश्न है वो आप लिख लेना। अब साथ ही ये सर्वोत्तम विषय दिए हैं। चार्ली को कौन से विषय मिले थे, जीवन की पहली घटना से स्नेह, करुणा और मानवता। तो चार्ली को अपने जीवन की पहली घटना से क्या मिला, स्नेह, करुणा और मानवता, ये आपको पॉइंट में डालना है। दूसरी घटना से उन्हें क्या मिला, हास्य और करुण दोनों एक साथ मिले उनके जीवन में। तो इस प्रकार से जो है बीच के जो छोटे प्रश्न हैं ये भी आप कर लें क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं और आपसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपका जो चार्ली चैपलिन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। 12 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसी के साथ कुछ मेन जो लाइनें थी, मुख्य मुख्य बिंदु जो थे मैंने आपको पहले भी बार बार रिपीट करके, अगर मैं किसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ इसका मतलब वो चीज़ जो है महत्वपूर्ण है, किस बात का ध्यान आप लोग रखा करें, क्योंकि उसका मतलब है दोबारा करने का मतलब उस चीज़ को अंडरलाइन आपको करना है। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को दोबारा बोलती हूँ जिससे कि आप उस चीज़ को याद रख सके, अंडरलाइन कर सके और उस पार्ट के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें आप लिख सकें। तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक काम करके अभी तक जितना कर लिया है वो नोटबुक जो है अगर आपने चेक नहीं करवाई है तो स्कूल में आए और उन कॉपियों को आज चेक करवा करके लेके जाएं जी, और स्टैम्प लगवा के लेके जाएं। अब इनमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपका नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन काम जो है वो साथ के साथ करते चले और काम जो है बिल्कुल सफाई से, ध्यान से, बिना मात्रा की अशुद्धियों के करना है और राइटिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल पेन का प्रयोग करना है जिससे कि आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी हो सके, काम जो है वो आपका सुंदर दिख सके, आपको मार्किंग दिलाने में काम आए। धन्यवाद।